उभरता तूफान, कुतुबुद्दीन ऐबक का उदय और उसके इरादे। मेवाड़ की शांत पहाड़ियों से बहुत दूर भारत के उत्तरी मैदानों में एक अलग ही तरह की पावर अपनी जड़ें जमा रही थी। कुतुबुद्दीन ऐबक एक ऐसा नाम जो जल्द ही एक लंबी काली परछाई डालने वाला था, तेजी से अथॉरिटी की सीढ़ियां चढ़ रहा था। असल में मामलुक वंश का एक तुर्की गुलाम ऐबक का सफर गजब के एम्बिशन और जबरदस्त एफिशिएंसी का था। उसने घुरीद सुल्तान मोहम्मद गौरी के अंडर काम किया था और अपनी कमाल की मिलिट्री टैलेंट और पक्की लॉयल्टी दिखाई, जिससे उसे बड़ी से बड़ी जिम्मेदारियां मिलती गईं। ऐबक गौरी के भारत में अपने एम्पायर को फैलाने के कैंपेन्स में एक की फिगर था और उसने उन लड़ाइयों में बड़ा रोल निभाया जिन्होंने इस सब कॉन्टिनेंट का पॉलिटिकल नक्शा ही बदल दिया। उसका ये उदय उसकी चालाकी और एक बहुत ही ब्रूटल एज में उसकी मार्शल प्रोवेस का सबूत था। 13वीं सदी की शुरुआत भारत में भारी उथल पुथल और ट्रांजिशन का दौर था। एस्टैब्लिश्ड राजपूत सल्तनतें अपने पुराने शिवलरी और ऑनर के कोड्स के साथ सेंट्रल एशिया से आई नई एग्रेसिव ताकतों का सामना कर रही थी। ये इन्वेडर्स लड़ाई के अलग मेथड्स और जीत के लिए एक कभी ना खत्म होने वाली ड्राइव लेकर आए थे। 1206 सीई में मोहम्मद गौरी के असैसिनेशन के बाद भारत में उसके जीते हुए बड़े बड़े इलाके उसके सबसे केपेबल जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक के कंट्रोल में आ गए। मौके का फायदा उठाते हुए ऐबक ने लाहौर में खुद को सुल्तान घोषित कर दिया और दिल्ली सल्तनत की नींव रखी, जो भारत के बड़े हिस्सों पर राज करने वाली कई इस्लामिक डायनेस्टीज में से पहली थी। उसके एम्बिशन की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि वो अपने डोमिनियन को और भी ज्यादा फैलाना चाहता था। ऐबक की नज़र, जो पावर और टेरिटरी की कभी ना मिटने वाली भूख से भरी थी, आखिर में गर्व और इंडिपेंडेंट राजपुताना, खासकर मेवाड़ राज्य की तरफ मुड़ी। मेवाड़, जो अपने फियर्स योद्धाओं और अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के लिए मशहूर था, एक ऐसा प्राइज था जिसे ऐबक हर हाल में पाना चाहता था। उसे लगता था कि मेवाड़ को झुकाना उसकी अपनी अथॉरिटी को कंसोलिडेट करने और दूसरे डिफायंट राजपूत स्टेट्स को एक साफ मैसेज देने के लिए बहुत जरूरी था। पॉलिटिकल माहौल में टेंशन भरा हुआ था, क्योंकि ऐबक की मिलिट्री मशीन, जो सालों के कॉन्फ्लिक्ट से और मजबूत हो गई थी, राजपूतों की पुरानी मार्शल ट्रेडिशंस को चैलेंज करने के लिए तैयार थी। जंग के बादल मंडरा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि ये जमीन एक खूनी कॉन्फ्लिक्ट में डूब जाएगी, जो राजाओं के मेटल और उनकी प्रजा की लॉयल्टी का इम्तिहान लेगी। कुतुबुद्दीन ऐबक का कैरेक्टर एक बहुत कॉम्प्लेक्स मिक्स था। वो एक केपेबल एडमिनिस्ट्रेटर, एक जबरदस्त मिलिट्री कमांडर और एक ऐसा रूलर था जो अपने विरोधियों के लिए बहुत ज्यादा क्रूर हो सकता था। भले ही उसने इंप्रेसिव मॉन्यूमेंट्स बनवाना शुरू किया, लेकिन उसके गवर्नेंस और एक्सपेंशन के मेथड्स में अक्सर ब्रूट फोर्स और सब्जुगेशन शामिल होता था। पूरे हिंदुस्तान को अपने बैनर के नीचे लाने की उसकी चाहत रिलेंटलेस थी और वो मेवाड़ जैसे राज्यों की इंडिपेंडेंट स्पिरिट को अपनी अथॉरिटी के लिए सीधा चैलेंज मानता था। यही एम्बिशन उसे कर्ण सिंह जैसे रूलर्स के साथ कलिजन कोर्स पर ले आए, जिनके लिए सरेंडर कभी कोई ऑप्शन ही नहीं था। एक ऐसे कॉन्फ्रंटेशन के लिए मंच तैयार हो रहा था जिसकी गूंज इतिहास के गलियारों में सुनाई देने वाली थी। सेक्शन 6, एक वहशी तमाशा, ऐबक का खतरनाक गेम ऑफ पोलो। कर्ण सिंह की लगातार नाफरमानी और शुभ्रक की नाकाबू में आने वाली स्पिरिट से फ्रस्ट्रेट होकर कुतुबुद्दीन ऐबक की क्रूरटी और भी खतरनाक तरीकों से सामने आने लगी। उसका एरोगेंस और अपने प्रिजनर को ह्यूमिलिएट करने की उसकी सैडिस्टिक ख्वाहिश ने उसे एक सचमुच बारबैरिक प्लान सोचने पर मजबूर कर दिया। कुछ हिस्टोरिकल अकाउंट्स और सुनी सुनाई कहानियों के मुताबिक ऐबक ने गुस्से में आकर, या शायद दहशत फैलाने के एक कैलकुलेटेड एक्ट के तौर पर, ऐलान किया कि वो चौगान यानी पोलो का एक स्पेशल गेम ऑर्गेनाइज करेगा। लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी स्पोर्टिंग इवेंट नहीं होने वाला था। सत्ता के गलियारों में ये ट्विस्टेड बात कानाफूसी में फैल गई कि इस मकाब्र गेम में बॉल खुद महाराणा कर्ण सिंह का कटा हुआ सिर होगी। ये हॉरिफाइंग प्लान राजपूत राजा को अल्टीमेट डिग्रेडेशन देने के लिए था, एक पब्लिक स्पेक्टिकल जो ऐबक के रूल का विरोध करने की हिम्मत करने वालों के दिलों में डर पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया था। ऐसे एट्रोसिटी का ख्याल ही ऐबक के हार्डन्ड कोर्टियर्स के भी रोंगटे खड़े कर देता था। फिर भी किसी में सल्तन के डिक्री पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं थी। कहा जाता है कि तैयारियां की गईं इस ग्रूसम इवेंट के लिए लाहौर के जन्नत बाग में, जो एक पोलो ग्राउंड था, एक ऐसी जगह जो आमतौर पर स्पोर्ट और लीजर से जुड़ी थी, अब एक ऐसे अनस्पीकेबल क्रूएल्टी के एक्ट का स्टेज बनने वाली थी। कर्ण सिंह को बाहर लाया जाना था,
और उनकी किस्मत का फैसला इस तरह से होना था जो ऐबक के रेन के एनल्स पर हमेशा के लिए एक दाग लगा देता। चाहे प्लान कर्ण सिंह का एक्चुअल सिर इस्तेमाल करने का था या उन्हें एग्जीक्यूट करके फिर एक सिंबॉलिक गेम के जरिए उनकी मौत का मजाक उड़ाने का, इंटेंट साफ था, राजपूत रेजिस्टेंस की स्पिरिट को पूरी तरह से तोड़ देना। कर्ण सिंह ने जब इस मॉन्स्ट्रस डिजाइन के बारे में सुना तो अपनी आने वाली और डिसऑनरेबल मौत का सामना उसी करेज से किया जो उन्होंने बैटलफील्ड पर दिखाया था। उन्होंने खुद को मेंटली और स्पिरिचुअली तैयार किया। उनके थॉट्स अपने एंसेस्टर्स, अपने किंगडम और अपने प्यारे शुभ्रक की तरफ चले गए। वो जानते थे कि उनका अंत करीब है, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि वो इसका सामना एक सूर्यवंशी राजपूत की डिग्निटी के साथ करेंगे। ऐबक को उन्हें मर्सी के लिए बेग करते या डर का कोई साइन दिखाते देखने की सेटिस्फैक्शन वो नहीं देना चाहते थे। लाहौर का एटमॉस्फेयर टेंस होता गया जैसे जैसे वो तय दिन करीब आता गया। कॉमन फोल्क सुल्तान के क्रूअल इंटेंशंस के बारे में दबी आवाज में बातें कर रहे थे, जबकि नोबिलिटी डर और एक मॉर्बिड क्यूरियोसिटी के मिले जुले भाव से उस स्पेक्टिकल का इंतजार कर रही थी। ऐबक अपनी पावर और उस डिफाइंट राजा और उसके उतने ही डिफाइंट घोड़े से वेंजेंस की अपनी डिजायर में अंधा किस्मत के अंडरकरेंट्स को देख नहीं पाया। उसे लग रहा था कि वो अपनी एब्सोल्यूट अथॉरिटी का एक ग्रैंड डिस्प्ले ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है। उसे क्या पता था कि यही पोलो ग्राउंड जो कर्ण सिंह की अल्टीमेट ह्यूमिलिएशन के लिए था, जल्द ही उसके अपने ड्रामेटिक और अनएक्सपेक्टेड डाउनफॉल का स्टेज बन जाएगा, एक ऐसे क्रीचर की अनवेवरिंग लॉयल्टी की वजह से जिसे उसने कॉन्कर करने की कोशिश की थी और फेल हो गया था।